जी हैं। 21 वर्षीय हैं। कह रही हैं कि उनके कोई मित्र हैं जो उनसे 15 साल उम्र में बड़े हैं, माने 36 वर्ष के होंगे। और वो गीता सत्रों में पहले से जुड़े हुए हैं। मित्र और कह रहे हैं कि उन्हें शादी करनी है और कह रहे हैं कि मुझे लड़की ढूंढ के दो शादी के लिए। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ पूरा, क्योंकि बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है और बहुत इसमें डिटेल्स की ज़रूरत होगी। मैं इस पर कुछ भी अगर गहराई से बोलूँ तो। लेकिन एक आध बात जो ऊपर ऊपर से लग रही है वो मैं ये कहूँगा कि 21 साल की लड़की है कोई, उसके तो अभी दिन है कि वो ढंग से पढ़ाई लिखाई पूरी करे, दुनिया को देखे। उसको इन सब चर्चाओं में क्यों शामिल करना है? आपके पास हो सकता है कोई बहुत दुरुस्त, कोई बड़ा वाजिब कारण हो, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पर तो यही लग रहा है। आप 36 वर्ष के हैं, 21 वर्ष की कोई लड़की है, उसको आप अपना मित्र कह रहे हैं। फिर आप उसके साथ इन चर्चाओं में हैं कि आपको विवाह करना है और वो जो लड़की है वो विवाह के लिए आपको लड़की ढूंढ करके दे। ये तुक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हो सकता है कोई तुक हो, मैं जानता नहीं। ये 5 शब्दों में मैं किसी की पूरी जिंदगी का खाका क्या खींचूंगा। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि 21 वर्षीय एक छात्रा होगी, वो आपको शादी के लिए लड़की कहाँ से ढूंढ के दे देगी और क्यों दे देगी? उसका कहाँ से इसमें कोई रोल आ गया? और उससे अगर ये बात करी जा रही है तो इसमें मित्रता कहाँ से है? इसमें किसकी भलाई है अगर ये सब बातें हो रही है तो ये भी लिखा है कि वो गीता सेशन में पहले से जुड़े हुए हैं। अगर आप गीता सेशन में हैं तो सत्संगति का अर्थ समझिए ना। सत्संगति में दूसरे से ऐसा कुछ नहीं करा जाता जिसमें दूसरे का भी नुकसान हो जाए। किसी को अपना मित्र बोल रहे हैं तो उसके मन की सफाई करिए। अपने ही मन का गुण दोष उसके मन पर मत डाल दीजिए। हमारी मित्रता की परिभाषा बड़ी उल्टी हो जाती है कई बार। हमारा जिनसे मित्रता का नहीं संबंध होता, जिनसे हमारा थोड़ा दूरी का, परायेपन का या औपचारिक संबंध होता है, उनसे तो हम फिर भी थोड़ी सफाई का रिश्ता रख लेते हैं। पर एक बार जिसको हमने अपना यार कह दिया, मित्र कह दिया, स्वजन कह दिया, तो वहां मित्रता से आशय ही यही होता है कि अब मैं अपना सारा कूड़ा तेरे ऊपर उड़ेलूंगा, और अगर तू ना उड़ेलवाए तो मैं तुझसे कहूंगा कि तेरी मित्रता में खोट है। यही तो होता है। अपनी सारी गंदगी दूसरे को देते चलो। दो दोस्त हो, वो आपस में व्हाट्सएप पर संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हो, आप देखिएगा कि उसमें से कितना कंटेंट अपलिफ्टिंग है। अपलिफ्टिंग माने मन को उठाने वाला, चेतना को उदात्त करने वाला। आप अपने ही देख लीजिएगा, फैमिली ग्रुप्स पर देख लीजिए, ये जो आप जिनको अपने निकटवर्ती दोस्त वगैरह बोलते हो, उनके साथ आप देखिए जो आपकी चर्चाएं हुई हो, व्हाट्सएप पर ही होती है ज्यादा भारत में। आप वो पूरा जो फीड है उसको स्क्रॉल करिएगा
और उसमें देखिए कि इसमें कितना ऐसा है जो दूसरे के मन को शांति देगा, बोध देगा, रोशनी देगा। बहुत कम होगा। कोई अपना दोस्त है तो मतलब हम उससे गंदगी की ही बात करेंगे, और अगर कोई गंभीर बात करने लग जाओ तो इसका मतलब होता है कि अरे दोस्ती तो अब टूटेगी। दोस्ती का मतलब ही है कि स्तरहीन बातचीत और स्लैपस्टिक ह्यूमर। और अगर कोई इसमें गंभीर बात करना भी चाहे तो उसका मखौल बना दो, उसका मजाक उड़ा दो कि क्या हो गया भाई, तेरी तबीयत खराब है क्या, इतना सीरियस क्यों हो रहा है। हम्म। और कोई वहां पर आकर के एकदम ही उलझुल व्यर्थ बकवास कर रहा हो, उससे कोई नहीं पूछता कि भाई तेरी तबीयत खराब है क्या, तू ये विक्षिप्त जैसी बातें क्यों कर रहा है, उससे कोई नहीं पूछता। तो दोस्ती की अपनी जो परिभाषा है ना, वो हमें थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। जिस दोस्ती में ऊंचे आदान प्रदान के लिए जगह नहीं है, वो दोस्ती थोड़ी है। वो तो यही है कि दो लोग एक दूसरे को कचरे की डब्बे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सत्रों में बैठे हैं, आपने बहुत दिल से नोट्स बनाए और बड़े विस्तार से, इतने विस्तार से बनाए कि कोई बाहर वाला भी पढ़े तो समझ जाए। और आप आनंदित हो गए कि देखो मैंने सुना और फिर मैंने उसको शब्दों में, अपने शब्दों में उतारा भी, और वो आपने अपने दोस्तों के किसी ग्रुप में भेज दिया जो पूरा आपने नोट्स बनाया था, फाइल। और दोस्त लोग लगे उसका मजाक उड़ाने, तो आपको उस ग्रुप पे रहना नहीं चाहिए। फिर वो ग्रुप था ही इसीलिए कि वहां सब एक दूसरे को मिलकर और पतन और पाताल में गिराए। दोस्ती के ऊपर ये बड़ी सख्त शर्त होनी चाहिए। जिस दिन तक तुम मुझे ऊपर उठा रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, प्रिय हो, यार हो, मित्र हो, स्वजन हो, प्रेमी हो, जिस भी तरह से कहना हो, और जिस दिन तुम्हारी संगत में बस कचरा आके गिरता है मेरे ऊपर, कि ऑफिस से झल्लाए हुए आ रहे हैं, घर आकर के घर वालों के ऊपर ऑफिस का पूरा कचरा डाल दिया, अपना जितना भीतर भावनात्मक क्लेश और गुबार था, हम्म, ऐसी बातें जो किसी और के साथ आप करना भी न चाहें, वो बातें जा करके किसी से कर दी, बस ये बोल करके कि ये तो अपना है तो इससे ये सब बातें करी जा सकती हैं। ये बातें करके तुम अपना स्वार्थ तो सिद्ध कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि मेरे मन में कोई बात थी, वो मैंने बोल दी। तुम ये भी तो देखो, जिससे बोल दी उसका क्या हुआ। वो डस्टबिन है कि तुम्हारे मन में कचरा था, गंधा रहा था, तो जाकर के उसके मन में डाल दिया। ये मित्रता की निशानी है कि मेरा जो मैला होगा वो मैं तेरे ऊपर फेंक दूंगा। और विशेषकर जब किसी ऐसे से दोस्ती करो ना जो उम्र में छोटा हो तुमसे, अनुभव में पीछे हो, तो उसके साथ तो दोस्ती की और शर्तें कड़ी हो जाती हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप अपने से 15 साल किसी छोटे व्यक्ति से, वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 15 साल छोटा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्ती का नियम आप तोड़े तो फर्क पड़ता है। दोस्ती का नियम यह है कि गंदगी मत फैलाओ दोस्ती के नाम पर। और किसी छोटे से दोस्ती करी है तब तो वो और ज्यादा वल्नरेबल होता है ना। वल्नरेबल समझते हैं? आरक्षित। उसके पास अपनी सुरक्षा के और कम उपाय होते हैं।
आप उम्र में बड़े हैं, आप ये सब बातें करेंगे, जिससे बातें कर रहे हो वही बहक जाए तो? जिसकी पढ़ने लिखने की और अपना ज्ञान बढ़ाने की और आर्थिक स्वतंत्रता अपनी जमाने की उम्र है, उसके भी मन में ये सब बातें आने लग जाएं तो फिर क्या करोगे? कर दिया ना बंटाधार। विचार संक्रामक होते हैं। आपके मन में कोई बात घूम रही है विचार बन के, तो जल्दी से उसको दूसरे पर अभिव्यक्त मत कर दिया करिए। ये भी सोचा करिए कि कहीं ये जो मेरे भीतर वायरस था विचार का, ये मैं दूसरे के भीतर तो नहीं डाले दे रहा हूं, और दूसरे के भीतर डालने से आपके भीतर से वो कम नहीं हो गया। हाँ, दूसरे के भीतर भी आपने वही वायरस वाली विचारणा शुरू कर दी, फैला दिया ना आपने। नियम अच्छे से समझ लीजिए, जो कुछ श्रेष्ठ हो उसे दूसरों के साथ बांटो, और अपनी गंदगी को अपने तक रखो भाई। उससे खुद निपटो, वो तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध है, वो तुम्हारी पर्सनल स्ट्रगल है। उसमें किसी दूसरे को क्यों लेके आ रहे हो? हम्म? कोई मेहमान आता है तो उसे हम एक सुगंधित कमरे में बैठाते हैं ना, है ना? हम इत्र वगैरह भी लगाते हैं, उसकी खुशबू दूसरों तक पहुंचे। हम चाहते हैं हमारी खुशबू दूसरों तक पहुंचे। कोई मेहमान आता है तो हम उसे अपने शौचालय में थोड़ी बैठाते हैं। शौचालय में भी जो कुछ है वो हमारा ही है। हम ये तर्क क्यों नहीं दे देते कि भाई अगर तुम मेरे दोस्त हो तो जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा है, तो मेरा शौच भी तुम्हारा है, आओ मेरे शौचालय में बैठो और मेरी बदबू सूंघो। हम ये तर्क क्यों नहीं दे देते? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मेरी बदबू भी सूंघनी पड़ेगी? ये तर्क देते हैं क्या? नहीं देते ना। जो अपने दोस्त हो उन तक अपनी खुशबू पहुंचाओ, अपनी बदबू को अपने तक रखो। दुनिया वैसे भी बहुत बदबूदार है, बदबू और क्या फैलानी है? छोटे बच्चे होते हैं घर में, हम उनको बोलते हैं कि देखो नहीं, फ्लश करके आना, छिछी करते हैं ना। टॉयलेट ट्रेनिंग में ये शामिल होता है कि बच्चा गया है टॉयलेट, तो उसको शौच माने सफाई होता है। सफाई में ये भी बताते हैं अपने बदन की कैसे करनी है, और फिर ये भी बताते हैं कि कमोड सीट ये सब भी पूरा साफ करके आओ, बताते हैं ना। इसका अर्थ क्या है कि बेटा तुमने जो गंदगी करी है वो किसी और को न मिले, तुम्हारे बाद जो आए उसको सिर्फ सफाई मिले। तुम्हारे बाद कोई शौचालय में भी आ रहा है तो उसको सब साफ मिलना चाहिए। तुम्हारी गंदगी तुम अपने तक रखो, दूसरे के लिए सब साफ करके जाओ। यही तो बात होती है ना। मित्रता में हम ये सारे नियम भूल जाते हैं, बड़ा मजा आता है। और मजा आता है। कैंपस में मेरे साथ हुआ करते थे दो, वो प्रसिद्ध थे। उनका काम क्या था कि वो स्कोर चलाया करते थे कि 2-1 3-4 ऐसे करके। और कैसे चलाते थे कि एक बैठा हुआ है, दूसरे का काम है पीछे से दबे पांव आना और उसके मुंह पे पाद देना, और जैसे ही उसने उसके मुंह पे पाद दिया वो अपना स्कोर 1 से बढ़ा लेता था। और आगे पीछे नहीं पादना है, घात लगा के मौका देखकर, जब उसने सर झुका रखा हो या किसी से बातचीत में व्यस्त हो, दबे पांव आना, बिल्कुल उसके कान में या गाल पे या मुंह पे पाद के जाना है। और बड़ा मजा आता था, हम भी खूब हंसते थे। ऐसी हमारी दोस्ती होती है। तू मेरे मुंह पे पाद, मैं तेरे मुंह पे पादूंगा, इसी से साबित होगा कि हम जिगरी हैं। वही सचमुच होता था।
इसमें सबसे अच्छा वक्त होता था जब कोई सो रहा हो। वो सो रहा है, धीरे से जाके उसके मुंह से चादर हटाई, बिल्कुल उसकी नाक के पास अपने नितंब झुका दिए और पूरा पेट में जोर लगा के दहाड़ता हुआ पाद मारा। आकाशीय गर्जना हुई। वो बेचारा एकदम सड़ गया नाक से लेके फेफड़े तक और चिल्लाता हुआ उठ के भागा। सबको बड़ा मजा आता था कि वाह, आज का समय होता तो उसकी रील्स वगैरह बन जाती और वायरल हो जाती। ये काम हम किसी पराई के साथ करें तो थप्पड़ मार देगा, पर ये काम हम अपने दोस्तों के साथ कर देते हैं और कहते हैं यही तो दोस्ती की बात है। अगर यही दोस्ती है तो श्री कृष्ण और अर्जुन में जो है उसको क्या बोलते हैं फिर? हमें तो पता ये है कि मित्र वो जो तुम तक गीता ले आ दे, या मित्र वो जो तुम्हारे मुंह पे पाद मार दे। वो तय करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि गीता ऐप में किसी से 8 महीने पहले मिला था, फिर उनका नाम दिया है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और वो अभी भी लाइव जुड़ी हुई हैं। उनकी भी उम्र बताई है, अपनी भी उम्र बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब उनसे अटैचमेंट हो गया है। फिर कह रहे हैं कि अब डिटैचमेंट कर रहा हूँ, तो उनको लग रहा है कि मैं बात करना बंद करना चाहता हूँ, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ। आपने सत्र देख लिए सारे, आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, आपको कब समय मिल गया ये अटैचमेंट डिटैचमेंट खेलने के लिए भाई? माया ऐसी चीज है कि क्या बताऊं। मैंने गीता ऐप बनाई है कि मैट्रिमोनियल ऐप बनाई है? कल को इसका इस्तेमाल टिंडर की तरह कर लेना। समय कैसे मिला ये सब करने के लिए, ये बताइए ना। अभी भी आपका सवाल किसी सत्र को लेके नहीं है। हम 10वें प्रकरण में चल रहे हैं, अष्टावक्र गीता में। कितने श्लोक आपको याद हैं? कहीं से तो आपने समय चुराया ना ये अटैचमेंट वगैरह का खेलने के लिए। वो चोरी भारी पड़ जाएगी भाई, आपको भी और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको भी। मैं बात करना चाहता हूँ, वो बात करना बंद करना चाहते हैं। ये सब बातें 12-14 साल के जो किशोर होते हैं, जिनको निब्बा निब्बी बोलते हैं, उनको शोभा देती हैं। आप यहाँ आए हैं सच के लिए। आपको प्रेम है तो कृष्ण से करिए। आपस में थोड़ी रिश्ता बैठाने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं कि तुम भी ऐप पर हो मैं भी ऐप पर हूँ, चलो आपस में हम रिश्ता करेंगे। और मैं वर्जित नहीं कर रहा हूँ आपस में रिश्ता करने को, लेकिन आप दोनों अभी सच्चाई में इतना गहरे बैठे हुए हैं क्या कि आपस में रिश्ता बनाएं तो सच्चाई न छूटे? हम ऐसे होते हैं कि आपस में जब रिश्ता बनाते हैं ना दो इंसान, तो सबसे पहले दोनों सच को छोड़ देते हैं। वही आपके साथ दिख रहा है। मैं परंपरावादी नहीं हूं, और जो साधारण तरीके की नैतिक वर्जनाएं होती हैं, मैं वहां से बात नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अरे तुम धार्मिक काम करने आए हो तो इसमें तुम लड़कियों से क्यों बातें कर रहे हो, महिला से तुमने क्यों अटैचमेंट रिश्ता करने की कोशिश क्यों करी। मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये बता दो कि जिस काम के लिए आए थे वो काम पहले पूरा कर लिया क्या? छोटे बच्चे से भी कहा जाता है होमवर्क कर लो फिर खेलने चले जाना। होमवर्क कर लिया है कि खेलने पहले निकल गए? कृष्ण का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया है कि किसी और का हाथ अब पकड़ो तो भी कृष्ण का हाथ न छूटे?
पहले कृष्ण का हाथ उतनी मजबूती से पकड़ लो, फिर किसी का भी हाथ पकड़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है? स्त्री पुरुष पहले दोनों भीतर से स्वस्थ तो हो जाएं, उसके बाद वो साथ हैं। तो प्रकृति की बात है, उनमें कुछ प्राकृतिक संबंध भी बन जाते हैं, वो बन जाए। मैं कहा करता हूं, वो हाथी की पूंछ जैसी बात है। पर हाथी हो ही ना, बस उसकी पूंछ भर हो इतनी सी, तो उसमें क्या शान है? पहले पूरा हाथी होना चाहिए ना, और फिर छोटी सी उसकी पूंछ हो, तो आप कहते हो बढ़िया चीज है। हाथी माने वो जो महत्व का है, वो जो विराट है, उसको हाथी बोल रहा हूं, वो कृष्ण। और फिर आपस में आप जो रिश्ते वगैरह बनाए, वो वर्जित नहीं है, पर वो पूछ है, इतनी सी होनी चाहिए उसकी महत्ता। वास्तविक महत्ता उस रिश्ते की है जो आपने सत्रों के साथ बनाया, जो आपने गीता के साथ बनाया। रिश्तेबाजी में बड़ा समय लगता है। अगर सिर्फ उस दृष्टि से भी देखो तो सोचो तो, कि उतना समय किसी बेहतर काम में नहीं लगा सकते थे क्या? और मैं रिश्ते बनाने के खिलाफ नहीं हूं बाबा। एक पुरुष एक स्त्री आपस में संबंध बनाते हैं, ये कोई पाप नहीं हो गया। लेकिन पहला रिश्ता किससे बनाना है, ये याद रखे बिना स्त्री पुरुष करने लग गए तो वो जरूर पाप है। पहला रिश्ता परम से रखो, फिर दूसरा रिश्ता स्त्री से रखो, पुरुष से रखो, किसी से रखो, हमें कोई लेना देना नहीं, जिससे रखना रखो। पर पहला रिश्ता ठीक होना चाहिए। पहला रिश्ता ठीक है क्या, इसका जवाब दे दो। हैं पूछ रहे हैं केमिकल से कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैसे आ जाएगा, क्यों, समस्या क्या है उसमें? जहाँ कहीं भी कोई विरोधाभास दिख रहा हो ना, वहाँ अपनी मान्यताओं को टटोला करिए, क्योंकि विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शंस तो हो नहीं सकते। और दो फैक्ट आपस में जब भी बात करेंगे तो उनमें कुछ मेल ही होगा, है ना? तो जहाँ कहीं भी दो बातें टकरा रही हों आपस में और बेमेल हो जाएं, तो उनमें से एक बात कल्पना है कि नहीं है। दो चीज़ें आपस में टकरा गई तो माने उनमें से एक चीज़ तो तथ्यात्मक नहीं होगी। आपके लिए भी दो चीज़ें यहाँ टकरा रही हैं। आप कह रहे हैं कि केमिकल से कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैसे आ जाएगा। इसमें टकरा ये रहा है कि आपको लग रहा है कि कॉन्शियसनेस कुछ नॉन केमिकल चीज़ होती है, ये आपकी धारणा है। वो धारणा हटा दीजिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। कॉन्शियसनेस में बियॉन्ड केमिस्ट्री क्या है, ऐसा आप क्या मान रहे थे? अब मैं बताता हूँ क्या मान रहे थे। अहम अपने आप को आत्मा मान रहा था। जो आपकी कॉन्शियसनेस है, साधारण डुअलिस्टिक कॉन्शियसनेस, वो तो अहंकार ही है। मैं और तुम, मैं और तुम, मैं और तुम। लेकिन अहंकार अपने आप को मान ही नहीं रहा था कि बस भौतिक है, रासायनिक है, क्योंकि वो तो अपने आप को आत्मा बोलता है, और आत्मा तो पदार्थ से परे होती है। तो अहम अपने आप को आत्मा माने बैठा था। तो अहम को बड़ी तकलीफ होती है जब उसको बताया जाता है बेटा आत्मा नहीं हो तुम तो पत्थर हो, पंचभूत हो, बस ये है। तो ये धारणा है जिस पर चोट लग रही है, इसलिए ये प्रश्न आ रहा है। उस धारणा को खारिज कर दीजिए, प्रश्न हट जाएगा। आचार्य जी, आपने कहा था कि गायनेकोलॉजी इज साइकोलॉजी, और ये मुझे सच भी लगता है। कई बार मुझे लगता है कि मुझे बायोलॉजी ड्राइव कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, और ज़्यादातर लड़कियां ये फेस करती हैं, कैसे मैनेज करें। वो जो हो रहा है वो तो होगा ही ना। अभी मुझे भी बीच में मूड स्विंग हो गया बात करते करते। इतनी गर्मी में केरल की बात करोगे तो क्या होगा। केरल की बात करनी थी तो दिसंबर जनवरी में करनी चाहिए थी ना, इसलिए मुझे मूड स्विंग हो गया, गुस्सा आ गया। किसने पूछा था? गर्मी में बात हम कहाँ की करेंगे? गर्मी में बात हम स्विट्ज़रलैंड की करेंगे और कश्मीर की करेंगे। तो मैं इसलिए क्रोधित हो गया हूँ क्योंकि आपने अप्रैल मई में केरल की बात करी, नहीं करनी चाहिए थी।
तो हो गए होंगे क्रोधित, लेकिन अगला सवाल लिया कि नहीं लिया जी। तो कोई भी मूड हो, कुछ भी हो, स्विंग का काम है इधर उधर होते रहना। स्विंग जब भी होती है, झूला जब भी होता है, उसका एक एक्सिस भी होता है, एक धुरी होती है, वो तो नहीं स्विंग करती ना। और सोचिए ऐसी स्विंग का क्या होगा जिसकी धुरी भी स्विंग करने लगी। तो बॉडी को स्विंग करने दीजिए, आप ऊपर चढ़ करके उसकी डंडे पर, उसकी धुरी पर बैठ जाइए। शरीर का झूला है, वो झूलता रहे, ऐसे 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 झूल रहा है, आप ऊपर चढ़ जाइए झूले में, वहाँ जाके बैठ जाइए, वहाँ कुछ नहीं झूलता। वहाँ से आप बैठ के क्या करिए, वहाँ नीचे जो कुछ झूला झाली चल रही है आप उसको देखिए, कहिए वाह बेटा वाह। कभी इधर गए, कभी उधर गए, इधर गए उधर गए, तो ठीक है। आपको पता है पीरियड सिर्फ महिलाओं को नहीं आते, पुरुषों को भी आते हैं। उनके दूसरे तरह के होते हैं, इनको महीने भर आते हैं। ये तो रसायनों का खेल है, सबके साथ चलता रहता है। और आपको क्या लगता है कि मेनोपॉज के बाद आपको मूड स्विंग्स बंद हो जाएंगे? वो तब भी चलेगा, आखिरी सांस तक चलेगा मामला। कभी कुछ हो गया, अभी आपको शरीर आकर के हिला डुला देता होगा, तब समाज आके हिला डुला देगा। हिलाने डुलाने वाली ताकतें तो हमेशा रहेंगी। आपको क्या करना है, आप वहाँ डंडे पे चढ़ के बैठ जाइए, कहिए जो हो रहा है नीचे हो रहा है, वो ऊपर बैठी रहिए, मौज करिए। ये सब कभी रुकने नहीं वाला है। वो सब जो आपने आध्यात्मिक पट्टियाँ पढ़ी होंगी ना कि एक दिन आता है जब सिर्फ आनंद ही आनंद होता है, मौज ही मौज होती है, सब रुक जाता है और आप बिल्कुल निर्वाण शांति में प्रवेश कर जाते हैं। वो अमर चित्र कथा है। ये सब चलेगा। पैदा होने का मतलब ही है कि प्रकृति के झूले में तो अब झूलना पड़ेगा। चलने दीजिए।